Everybody and welcome back to SK Monicus and we're back again with fluid mechanics and gravitation भी already cover हो चुका है. We covered it a little too quick, लेकिन now we'll start with fluid mechanics and try to complete this thing as soon as possible. तो पहले मैं आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. फ्लूइड मैकेनिक्स इज बेसिकली जहाँ पे हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं. अगेन इस चैप्टर के इस बेसिकली वीडियो के जो भी नोट्स होंगे आई प्रोवाइडेड इन द कम्युनिटी सेक्शन. तो अब ये जो फ्लूइड की स्टडी होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लूइड, इन दोनों टर्म्स का मतलब समझना है एंड विल स्टडी की कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिसे फ्लूइड स्टैटिक कहा जाता है एंड सेकंड पार्ट विच इज फ्लूइड डायनेमिक्स या फिर हाइड्रोडायनेमिक्स. अब ये जो टर्म है फ्लूइड, दिस बेसिकली मीन्स की एनीथिंग दैट कैन फ्लो. ये जो टर्म है फ्लूइड, इट मीन्स की एनीथिंग दैट कैन फ्लो. अब फ्लो कौन कौन सा स्टेट ऑफ मैटर कर सकता है? ऑब्वियसली या तो आपके पास लिक्विड्स होंगे या फिर गैसेस होंगे. लिक्विड एंड गैसेस कुछ ऐसे बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि इजीली फ्लो कर सकते हैं. यहीं से टर्म फ्लूइड आता है. मतलब लिक्विड एंड गैसेस के लिए एक जनरल फॉर्म आप कह सकते हो, दैट इज आप इसे फ्लूइड कहते हो. सो फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो एंड ऑब्वियसली दो ये एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. फ्लूइड नहीं है क्योंकि सॉलिड इजीली फ्लो नहीं कर सकते. इसका आप देखोगे एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसकी एक डेफिनेट डेंसिटी होती है. लेकिन ऑब्वियसली शेप्स एंड डेंसिटी मतलब इन्हें थोड़ी बहुत तो चेंज की जा सकती है, बट फ्लूइड्स आर जनरली मोर कंप्रेसिबल कंपेयर्ड टू सॉलिड आप करोगे तो. अब ये फ्लूइड तो ये हो गया. यहाँ पे मैकेनिक्स का ऑलरेडी हमें मतलब पता है. मैकेनिक्स में आप काइनेमेटिक्स देखोगे, डायनेमिक्स देखोगे. यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में वी डोंट सी काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स एंड स्टैटिक अलग चीज है कि वहां पे तो कुछ स्टडी करना नहीं है. फ्लूइड मैकेनिक्स व्हेनेवर वी सी, तो यहाँ पे इसके मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स नहीं बल्कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखोगे दो ब्रांचेस आपको फर्दर मिलेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स जब फ्लूइड रेस्ट पे है, क्योंकि नॉर्मल काइनेमेटिक्स में तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपको कुछ स्टडी करना नहीं है. मोशन के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. जैसे टाइम फ्लो होता है, पोजीशन वही है, वेलोसिटी वही है जीरो, एक्सेलरेशन वही है एंड दैट इज आल्सो जीरो. दैट इज व्हाट स्टैटिक मींस. लेकिन जब फ्लूइड की बात आती है, तब जब फ्लूइड रेस्ट पे भी होते हैं तो देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग फेनोमेना एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू इट कि जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो भी इट्स स्टडी इज जस्ट टू इम्पोर्टेंट. तो जब भी स्टैटिक की बात की जाए तो दिस इज अबाउट फ्लूइड्स एट रेस्ट. जब फ्लूइड रेस्ट पे हैं तब इनकी जो स्टडी होगी दैट विल बी पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स. जब फ्लूइड्स मोशन में हैं तब यहाँ पे जो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स होती है दैट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स. पहले फ्लूइड स्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू डिफाइन सम पैरामीटर्स अबाउट इट एंड उसके आगे ओनली वी कैन टॉक अबाउट फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लूइड्स इन मोशन की डिस्कशन आगे होगी. तो पहले तो टू अंडरस्टैंड फ्लूइड स्टैटिक्स फ्रॉम स्क्रैच अगर देखा जाए तो इट इज समथिंग लाइक दिस. हमें एक ऐसा टर्म पढ़ना पड़ता है जिसे प्रेशर कहते हैं. अब प्रेशर इज वेरी मच लाइक फोर्स एंड वेरी मच रिलेटेड टू फोर्स, लेकिन अगेन नॉट द सेम. से कंप्लीटली सेम आप नहीं कह सकते हो. प्रेशर बेसिकली आप कुछ ऐसे डिफाइन करोगे कि मान लो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी शीट को मान लो आपने एक फ्लूइड में रखा है एंड फ्लूइड में रखा है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस जब आई से फ्लूइड तब मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं सिंप्लिसिटी के लिए लिक्विड्स लूंगा. गैसेस के डिस्कशन आगे करेंगे. दो जो इक्वेशंस होंगे, जो भी हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस सेम फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं लिक्विड का एग्जांपल लूंगा. आपके पास यहाँ पे लिक्विड है एक कंटेनर में, उसमें आपने एक प्लेन शीट को रखा है एंड व्हाट आई हैव टू टेल यू इज कि ये जो हमारे पास प्लेन शीट है इसमें दोनों डायरेक्शन से आपको दिखेगा ये फ्लूइड इस पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है. एंड जब ये फ्लूइड रेस्ट पे है, लेट्स से मैंने इस शीट को रखा है, यहाँ पे आपके पास कंटेनर है एंड इसमें पूरा आपके पास लिक्विड है. You have all liquid over here. तो what basically happens कि अगर मैंने इस फ्लूइड को रेस्ट पे रख दिया, मतलब फ्लूइड मोशन में नहीं है, फ्लूइड रेस्ट पे है, तब बेसिकली आपको क्या मिलेगा कि उस केस में भी
ये जो फ्लूइड है इस पे दोनों डायरेक्शन से इस प्लेन शीट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड ये जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली ये फ्लूइड यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन बोथ द सर्फेसेस। आपके पास शीट ऐसी है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया इस साइड ऑफ फ्लूइड ने, फ्लूइड का यहाँ पे आपको जितना भी फ्लूइड दिख रहे हैं, जितना भी लिक्विड, ये सारे लिक्विड मिलके इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली एरिया इक्वल है, दोनों साइड पे एरिया आपको ऑब्वियसली इक्वल मिलेगा। इक्वल नहीं भी है सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि ओवर हियर जो टू फोर्सेस होते हैं ये बैलेंस हो जाते हैं। जब भी फ्लूइड रेस्ट पे है तो फोर्स एट द लेफ्ट पार्ट आपको दिखेगा, फोर्स एट द राइट पार्ट के इक्वल है। दैट इज व्हाट हैपेंस, जब भी फ्लूइड रेस्ट पे फोर्स एट द लेफ्ट पार्ट इक्वल्स फोर्स एट द राइट पार्ट। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, मतलब फोर्स एट लेफ्ट पार्ट फोर्स राइट पार्ट के इक्वल नहीं है, तब विल स्टडी द टर्म प्रेशर, जो कि हमेशा लेफ्ट एंड राइट पे इक्वल होगा। अप एंड डाउन पे कैसा होगा, अप एंड डाउन पे वैरी कर सकता है, बट विल सी कि हॉरिजॉन्टली अगर आप लेवल पे नहीं जाते हो, हॉरिजॉन्टली लेवल पे देखते हो, उस केस में ये दोनों किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे सेम होगा। अगर ये फोर्स एट लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं है, किन केसेस में इक्वल नहीं हो सकता, जब लेफ्ट एंड राइट साइड जो होंगे हमारे एरियाज इनके डिफर कर जाएंगे। यहाँ पे प्लेन शीट है, दोनों साइड के एरिया सेम है, तो दोनों साइड पे सेम इक्वल फोर्स लगेगी। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन एज वी स्टडी प्रेशर वो कवर हो जाएगा। Then now if you consider over here, जब भी फ्लूइड रेस्ट पे है तो नेट, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, मैं यही पर्टिकुलर एग्जांपल पहले अभी के लिए कंसिडर कर रहा, इस केस में एज वी कैन सी नेट फोर्सेस पे जीरो हो जाएगा इफ इट इज इक्वल फोर्सेस। एंड आपको देखना क्या है कि ये जो फोर्स होता है जो कि मैंने F लिखा है, दिस इज ऑलवेज अ नॉर्मल फोर्स, ये हमेशा एक नॉर्मल फोर्स। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने एक फ्लूइड के अंदर रखा, वो फ्लूइड उसकी सारी सर्फेसेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। कैसी फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू सी ओवर हियर कि ये टेंजेंशियली कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट हो, यहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट हो जाए। दिस फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नॉर्मल फोर्स, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड जब मैंने इस नॉर्मल फोर्स को इस शीट के क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो यहाँ पे ए है, उससे डिवाइड कर दिया, तब मुझे बेसिकली एक टर्म मिलता है विच इज क्वाइट रिलेटेड टू फ्लूइड्स, एंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड यहाँ पे दिस इज के ये जो मेरा फोर्स, नॉर्मल फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्सर्ट हो रहा है, अगर मैंने उसी को उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया, so I get this term called the pressure। तो pressure simple words में क्या है, it is just the force per unit area। Now I told you कि यहाँ पे basically क्या हो सकता है, it might be the case कि force at left side doesn't equal to the force at the right side, and it might be for the reason कि मान लो अगर मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसका जो एरिया है it is a 3-dimensional object, कि rather than just being a plain sheet, इसके पास एक 3D वॉल्यूम है and it is something like this, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है। एंड अब यहाँ पे मेरे पास जो लेफ्ट पार्ट है एंड दिस इज द राइट पार्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरियाज डिफर कर रहे हैं, एरियाज डिफर कर रहे हैं, एरियाज डिफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली अब ये जो फ्लूइड होगी ये कुछ ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगी कि द फोर्स एट द लेफ्ट एंड राइट माइट नॉट बी द सेम, लेकिन फोर्स एट द लेफ्ट का रेशियो विद द एरिया एट द लेफ्ट विल बी सेम एज दैट एट द राइट। मतलब ये रेशियो हमेशा और सारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे कांस्टेंट रहता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू सी कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट ऑल हॉरिजॉन्टल लेवल्स, हॉरिजॉन्टल लेवल, एट ऑल हॉरिजॉन्टल लेवल्स प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टली ये वाला पॉइंट कंसीडर करो, तो इस वाले पॉइंट पे भी जब तक वर्टिकल यहाँ पे लाइन आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी वर्टिकल एलिवेशन चेंज नहीं कर रहे हो, सो द प्रेशर विल बी सेम एट दिस एंड दिस पॉइंट। यहाँ पे प्रेशर P है तो यहाँ पे प्रेशर P है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब सिंस लेकिन फिर भी प्रेशर एक्चुअल में डिफर कर सकता है, एंड वो हो सकता है एलिवेशन से। जैसे आप फ्लूइड में नीचे जाओगे या फिर ऊपर जाओगे, आपको मिलेगा कि एलिवेशन से एक्चुअल में प्रेशर चेंज होता है। तो अगर एलिवेशन से प्रेशर चेंज होता है, व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज कि कांस्टेंट नहीं है, मतलब ओवरऑल तो कांस्टेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे कांस्टेंट है, ओवरऑल चेंज हो रहा है। सो वी जस्ट टेक कि आपने लिमिट ले लिया क्या स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया अप्रोचेस 0, तब ये डेल्टा F बाई डेल्टा ये हो गया, एंड देन यू हैव
dF/dA. It is as simple as that. अगर आपको प्रेशर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड में, तो इट इज dF/dA, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया. मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन आपको एक ऐसा डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एज विल स्टडी फर्दर तो वहां पे हम लोग एक मोर जनरल इक्वेशन देखेंगे कैसे हम लोग प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं, नॉट विथ सम डेरिवेटिव या फिर सच अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. रादर हम लोग देखेंगे कैसे आप इसे एलिवेशन से एग्जैक्टली रिलेट कर सकते हो. बट दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ. एंड आपको बस समझना है कि ये फोर्स आया कहां से, एंड नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फोर्स हमेशा नॉर्मल फोर्स क्यों होता है, यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों नहीं बनता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फोर्स है इसकी जो ओरिजिन है, दिस इज ड्यू टू कॉलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि इवन जब फ्लूइड रेस्ट पे है, इट डजंट मैटर फ्लूइड रेस्ट पे है मोशन में, जब फ्लूइड रेस्ट पे भी है उस केस में भी जो मॉलिक्यूल्स इस फ्लूइड को मेकअप करते हैं वो मॉलिक्यूल्स अभी भी रैंडमली मोशन करते हैं, एंड यहाँ पे वो बेसिकली कोलाइड करते हैं विद एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन. मान लो आपके पास इट इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे आपने ले लिया ये मेरी फ्लूइड रेस्ट पे है, देयर आर सो मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप दिस फ्लूइड and these are constantly hitting the walls and any object जो कि इस फ्लूइड में प्लेस्ड है. तो यहाँ पे जो टोटल मोशन हो जाता है ये फ्लूइड का, ये रेस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे मॉलिक्यूल्स एटॉमिक लेवल पे मूव करते हैं. इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसा फ्रिक्शन वाला केस था. आपको दिखेगा एक ब्लॉक यहाँ पे है जिसे एक सरफेस पे रखा गया है, एंड आई से कि ये सरफेस स्मूथ है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सरफेस स्मूथ है, लेकिन फिर भी अगर आपने इस सेगमेंट को एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसिडर किया तो ये बेसिकली क्या होता है कि दिस सरफेस इज क्वाइट रफ, एंड इसी रफनेस की वजह से यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ पे ये सरफेस स्मूथ दिख रहा है, बट एट एटॉमिक लेवल इट इज एक्चुअली अ रफ सरफेस. तो ये फ्लूइड रेस्ट पे हो सकता है, इसका ओवरऑल मोशन जीरो हो सकता है, लेकिन फिर भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखते हो ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, जिसकी वजह से कोलाइड करते हैं विद एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन. तो जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में रखा है, दीज मॉलिक्यूल्स विल बेसिकली कोलाइड विद दिस ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से ये इस पे फोर्स लगाएंगे. सो व्हाट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि इन्हीं कॉलिजन्स की वजह से यहाँ पे ये फोर्स क्रिएट होती है. ये सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स कोलाइड करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस अ नेट फोर्स जो कि इस बॉडी पे एक्ट करेगा, व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड दिस फ्लूइड. अब इफ दैट इज द केस, तब ये फोर्स हमेशा नॉर्मल क्यों होती है? सो व्हाट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड इज कि मान लो मैंने इस शीट का ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ किया, एंड व्हाट बेसिकली हैपेंस कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कुछ इससे ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड कर रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ओवर हियर जो कि इस पर्टिकुलर एरिया से एट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से कोलाइड करेंगे. अगर आप यहाँ पे बेसिकली फोकस करते हो तो ऑब्वियसली ये सारे मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट ऑफ देयर फोर्स यहाँ पे अगर आप देखते हो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा, एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा व्हिच विल बी नॉर्मल टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन गया, दैट इज द थिंग. लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कॉलिजन्स कंसीडर करते हो इवन पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इस क्रॉस सेक्शन से कोलाइड कर रहे हैं, सो यू कैन सी इट इज सच अ ग्रेट नंबर कि जब टोटल एवरेज कंसीडर करते हो तो इनकी हॉरिजॉन्टल फोर्स से इतना बड़ा फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है. बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब ये वाला मॉलिक्यूल इससे ऐसे कोलाइड करेगा, there might be such a molecule जो कि इसे इस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है, इनका जो बेसिकली कंपोनेंट होगा which will be parallel to this cross section, not normal, इनका जो parallel वाला कंपोनेंट होगा it will end up cancelling each other. I like it, you can say something right, I'll explain it over here कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे एक कुछ ऐसा हो गया, तो इनका जो ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज दिस लार्ज कि यू विल ऑलवेज फाइंड कि अगर इस डायरेक्शन में देयर इज सच अ पैरेलल कंपोनेंट, सो देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, देयर मस्ट बी सच अ मॉलिक्यूल जिसका ऊपर की डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड जिसकी वजह से
जस्ट यू सी अगर कोई मॉलिक्यूल इधर जाएगा तब ये इससे कोलाइड करने वाला ही नहीं है, इसलिए जो नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन है उससे कैंसिल करने वाली कोई दूसरी फोर्स नहीं होगी, बट फॉर अप एंड डाउन मोशन यहाँ पे बेसिकली ये फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे एंड जो रिजल्टिंग फोर्स बनता है ये हमेशा एक नॉर्मल फोर्स बनता है एंड द सेम गोज विद द ऑपोजिट साइड, इसीलिए हमेशा नॉर्मल ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होती है, देयर इज नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों होता है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ये नॉर्मल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑल द ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर। तो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन pressure and fluid mechanics। pressure sense it is actually a fundamental concept जिसे समझने के बिना we cannot actually understand this particular topic of fluid mechanics, so we'll be coming up with more videos on fluids, and that was all for today, and thanks to all of us।